देयर एलिमिनेशन। तो अब सबसे पहले हमें यह जानना है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या है और हमें एक्सक्रीशन करने की रिक्वायरमेंट क्या है। तो आप एक चीज को जानिएगा कि बेटा जब भी हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है तो हमारी बॉडी कई तरीके के नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस करती है, जिन नाइट्रोजनस वेस्ट में चीफ कंपाउंड होता है अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन के दौरान प्रोटॉन्स मतलब हाइड्रोजन आयन, बाइकार्बोनेट आयन और बहुत सारे सेवरल अदर आयंस हैं जैसे पोटेशियम, जो हमारी बॉडी के अंदर एक तरीके का वेस्ट होता है। बाकी हमारे वेस्ट में क्रेटिनिन, ड्रग्स या पिगमेंट्स भी हो सकते हैं। तो इन वेस्ट को जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है, इन्हें हमारी बॉडी करना चाहती है एलिमिनेट, और एलिमिनेट करने के लिए जो प्रोसेस होगा उसी प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहेंगे। तो एक्सक्रीशन वो प्रोसेस है जिससे हमारी बॉडी टॉक्सिक कंपाउंड्स को या इन वेस्ट को हमारी बॉडी से रिलीज कर देगी। तो यहां पे सबसे पहली बात एक्सक्रीशन की गई है कि एक्सक्रीशन वो प्रोसेस है जिससे एलिमिनेशन किया जाएगा मेटाबॉलिक वेस्ट का, जो हमारा मेटाबॉलिज्म में प्रोड्यूस हुआ, जैसे कि अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड, जो हमारी बॉडी ने रिलीज कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अब ऐसा नहीं है कि सारे ऑर्गेनिज्म जैसे हम हैं, मैं ह्यूमंस की बात करूं तो ह्यूमंस के अंदर बेसिकली वेस्ट जो प्रोड्यूस होता है शुरुआत में वो बेसिकली अमोनिया ही होता है, लेकिन उस अमोनिया को पहले लेस टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। कहने का मतलब मेरा यह है कि हमारी बॉडी के अंदर शुरुआत में प्रोड्यूस हुआ अमोनिया जो काफी ज्यादा टॉक्सिक था, हाईली टॉक्सिक था, और उसको एलिमिनेट करने के लिए बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती थी या होती, तो उसको पहले लेस टॉक्सिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया जिसे हम यूरिया कहेंगे, और उस प्रोसेस को ऑर्निथिन साइकिल कहा जाता है जिसमें अमोनिया को यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है और हम बाद में यूरिया को एलिमिनेट कर देंगे। तो यूरिया, जो भी ऑर्गेनिज्म यूरिया को एज देयर वेस्ट रिलीज करेगा, उन ऑर्गेनिज्म को हम यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और वो प्रोसेस जिसमें यूरिया को एलिमिनेट किया जाता है उसे यूरियोटेलिज्म कहा जाता है। तो इसी तरीके से हमने क्या किया हुआ है, ऑर्गेनिज्म को कुछ कैटेगरी में बांटा हुआ है कि किस तरीके का वेस्ट वो रिलीज करते हैं। अगर वो अमोनिया करते हैं तो उन्हें हम अमोनोटेलिक कह देंगे, प्रोसेस को अमोनोटेलिज्म कह देंगे। अगर वो यूरिया को एलिमिनेट करते हैं तो हम उस प्रोसेस को कह देंगे यूरियोटेलिज्म, और उन ऑर्गेनिज्म को कह देंगे यूरियोटेलिक। और अगर यूरिक एसिड को वो एलिमिनेट करते हैं तो उस प्रोसेस को यूरिकोटेलिज्म कहा जाता है, और उन एनिमल्स को हम यूरिकोटेलिक कहेंगे और प्रोसेस को हम यूरिकोटेलिज्म कह देते हैं। ठीक है, तो यहां पे टाइप ऑफ एक्सक्रीशन में अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म और यूरिकोटेलिज्म 3 प्रोसेस लिखे हुए हैं। तो अब एक एक करके हम बात करेंगे कि अमोनोटेलिज्म में क्या होता है, यूरियोटेलिज्म में क्या होता है और यूरिकोटेलिज्म में क्या होता है। तो आप सबसे पहले आप बात समझिएगा, जो अमोनोटेलिज्म है, अमोनोटेलिज्म में आप ये समझिएगा कि अमोनिया को रिलीज किया जाना है, बॉडी को एलिमिनेट करना है अमोनिया को। तो अमोनिया को एलिमिनेट करने के लिए, अमोनिया बहुत ज्यादा टॉक्सिक कंपाउंड है, तो जितना ज्यादा कोई टॉक्सिक होगा उतनी ज्यादा क्वांटिटी में वाटर चाहिए होगा उसको एलिमिनेट करने के लिए। तो सबसे ज्यादा पानी कहां पे मिलेगा आपको, बेटा आपको सबसे ज्यादा वाटर रिक्वायर्ड होगा एक्वेटिक कंडीशंस में। तो आपको एक्वेटिक कंडीशन में पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, अब उसमें भी एक्सेप्शंस होंगे, देखना कंफ्यूजन है, वहीं से क्वेश्चन बनेगा। मैंने बोला कि जो भी एक्वेटिक कंडीशन में या पानी के अंदर रहता है वो सब अमोनोटेलिज्म होते हैं। तो यहां पे सबसे पहली लाइन लिखी हुई है कि वो प्रोसेस जिससे अमोनिया को एक्सक्रीट किया जाता है उस प्रोसेस को हम अमोनोटेलिज्म कहेंगे, और जो
जो भी ऑर्गेनिज्म अमोनोटेलिज्म परफॉर्म करता है उसे अमोनोटेलिक कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अमोनोटेलिक कहते हैं। और अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म में सारे एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स आ जाते हैं, एक्वेटिक इंसेक्ट्स आ जाते हैं, बोनी फिशेस आ जाती हैं, एक्वेटिक एम्फीबियंस आ जाते हैं। मैंने बताया कौन कौन से, जितने भी एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स थे, एक्वेटिक इंसेक्ट थे, बोनी फिशेस थी। कार्टिलेज फिश इसमें नहीं आएगी, कार्टिलेज फिश हम अगली कैटेगरी में पढ़ेंगे। और मैंने बताया एक्वेटिक एम्फीबियंस, एम्फीबियंस इसमें भी है, और सेमी एक्वेटिक एम्फीबियंस आपको दूसरी कैटेगरी जिसे हम यूरियोटेलिज्म कहते हैं उसके अंदर पढ़ने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो जो भी एक्वेटिक एम्फीबियंस है, और ध्यान रखना जो टेडपोल होता है, टेडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग, वो भी अमोनोटेलिक होता है। अब इसमें लिखा हुआ है अगली बात क्या, कि अमोनिया टॉक्सिक होती है हाईली, तो इसको एक्सक्रीट करने के लिए एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। तो अमोनिया को, और दूसरी बात यह है कि अमोनिया रेडली सॉल्युबल है, मतलब पानी के अंदर बहुत जल्दी सॉल्युबल हो सकती है, तो इसको आराम से डिफ्यूज करके एक्सक्रीट किया जा सकता है बॉडी सरफेस से या गिल सरफेस से, और वहां पे अमोनियम आयन रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, और इस वाले एक्सक्रीशन में जो अमोनोटेलिज्म हो रहा है इसमें किडनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं करती। ठीक है, क्योंकि वो आराम से बॉडी सरफेस से या गिल्स के थ्रू डिफ्यूज हो सकता है, तो इसलिए किडनी का इतना सिग्निफिकेंट रोल नहीं है, और पानी के अंदर वो इजीली डिसॉल्व हो जा रहा है और सबसे ज्यादा टॉक्सिक है। एग्जांपल्स पे ज्यादा आपको ध्यान देना है, एग्जाम्पल्स आपको ज्यादा याद होने चाहिए, आपको ध्यान रखना है। बोनी फिशेस इस कैटेगरी में, कार्टिलेज फिश नहीं है, सारे एक्वेटिक पे ज्यादा एम्फेसाइज करना, इन्वर्टिब्रेट चाहे एक्वेटिक इंसेक्ट हो चाहे एक्वेटिक एम्फीबियंस हो, सब इसी के अंदर होंगे। अब जिस तरीके से हमने पढ़ा अमोनोटेलिज्म को, अमोनोटेलिज्म के अंदर आपने क्या पाया कि जो ऑर्गेनिज्म है वो पानी में रह रहे हैं, और अमोनिया पानी में रेडली सॉल्युबल है, और अमोनिया को बेसिकली एलिमिनेट करने के लिए ज्यादा पानी चाहिए। तो आपके दिमाग में एक बेसिक आइडिया अब आ चुका होगा कि जो पानी में रह रहा है ज्यादातर ऑर्गेनिज्म उसमें से क्या होंगे, अमोनोटेलिक होंगे। अब दूसरी कैटेगरी है वो है यूरियोटेलिज्म। अब यूरियोटेलिज्म के अंदर क्या होगा बेटा, ध्यान से समझिएगा, यूरियोटेलिज्म के अंदर क्या होगा, यूरियोटेलिज्म में यूरिया को एलिमिनेट किया जाएगा। अब यूरिया अमोनिया के कंपैरिजन में थोड़ा कम टॉक्सिक है, तो इसलिए मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होगा। क्या होगा, मॉडरेट अमाउंट, ज्यादा नहीं, मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर यहां पे उनकी यूरिन के साथ में वो रिलीज होगा उनकी बॉडी से। तो आइए पहले इसे देख लेते हैं, प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया। यूरियोटेलिज्म का मतलब है वो प्रोसेस जिससे हम यूरिया को एलिमिनेट करते हैं, और वो ऑर्गेनिज्म जो यूरिया एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज करेंगे उन्हें हम कहते हैं यूरियोटेलिक, या ठीक है, और प्रोसेस को कह देंगे यूरियोटेलिज्म। अब इसके अंदर कौन कौन से आएंगे, तो मैंने अभी आपको बताया था कि बोनी फिशेस अगर आ रही हैं अमोनोटेलिक में, तो कार्टिलेज फिश आएंगी किसमें, यूरियोटेलिज्म के अंदर। ठीक है, उसके अलावा जितने भी टेरेस्ट्रियल या सेमी एक्वेटिक एम्फीबियंस हैं, मतलब वो एम्फीबियंस जो लैंड पे रहते हों और साथ में वो सेमी एक्वेटिक, कभी पानी में रहें और बाहर आ जाएं, जैसे कि फ्रॉग है, टोड है, ये हमारे सेमी एक्वेटिक होते हैं बेटा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए तो पानी की इनको रिक्वायरमेंट है ही है, लेकिन टेरेस्ट्री पे भी ये रह सकते हैं। तो टोड और फ्रॉग हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे सेमी एक्वेटिक एम्फीबियन होंगे, और एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक रेप्टाइल जैसे कि क्रोकोडाइल और एलिगेटर और टर्टल्स, एलिगेटर्स और टर्टल्स हमारे आ जाते हैं इसी कैटेगरी में। तो एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक रेप्टाइल्स कौन कौन से, टर्टल और एलिगेटर। बेटा आपको इन एग्जाम्पल्स को ज्यादा याद रखना है, ज्यादा याद रखना है सारे एग्जाम्पल्स को, और सारे के सारे मैमल्स जिनमें हम भी इंक्लूड होते हैं, हम सब क्या है, यूरियोटेलिज्म हैं, वी ऑल आर यूरियोटेलिज्म। और अगली बात बताई गई है कि लिवर के अंदर इस अमोनिया को लेस टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और प्रोसेस का नाम है ऑर्निथीन साइकिल। और जो लेस टॉक्सिक यूरिया है उसको मॉडरेट क्वांटिटी में पानी चाहिए एक्सक्रीट करने के लिए। तो
इसीलिए हम लोग यूरिन के साथ थोड़ी बहुत अमाउंट में वाटर को रिलीज करते हैं। और अगली बात इन्होंने लिखी हुई है क्या, कि कुछ अमाउंट में यूरिया बॉडी के अंदर रिटेन हो सकता है किडनी मैट्रिक्स के अंदर, तो वो बेसिकली इसलिए होगा क्योंकि ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना है। मतलब ये इस बात का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में जितना भी यूरिया बनता है वो सारा का सारा एलिमिनेट नहीं होगा, उसमें से थोड़ा सा यूरिया हमारी किडनी के अंदर रिटेन रह जाता है और वो हमारे ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है। मतलब कहने का ये है कि अब जब मैं आपको काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा तो उस बात में ये जो पॉइंट है ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। ठीक है, मैं जब वहां पे टर्म यूज करूंगा मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने, तो वहां पे ये बात ज्यादा समझ पाएंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि आयनिक कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए या सॉल्यूट कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए थोड़ी बहुत अमाउंट में यूरिया को हमारी बॉडी में होना चाहिए। ठीक है जी। अब तीसरी कैटेगरी है जिसे हम लोग कहते हैं यूरिकोटेलिज्म। यूरिकोटेलिज्म में क्या होगा, जैसे अमोनोटेलिज्म में अमोनिया रिलीज किया गया, यूरियोटेलिज्म में यूरिया को रिलीज किया गया, एलिमिनेट किया गया, उसी तरीके से यूरिकोटेलिज्म के अंदर यूरिक एसिड को जो है रिलीज किया जाएगा। अब बात यह ध्यान रखनी है आपको कि यूरिक एसिड सबसे लीस्ट टॉक्सिक है, तो यहां पे पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी क्योंकि ये पानी में इंसॉल्युबल होता है। तो ऐसे एनिमल्स जो यूरिकोटेलिक हैं वो सब क्या करते हैं, वो सब बेटा अपने यूरिन को या तो पैलेट या पेस्ट की फॉर्म में रिलीज करते हैं। और इसके अंदर आपको ज्यादातर एक्वेटिक नहीं, जो टेरेस्ट्रियल कंडीशन पे या ड्राई कंडीशन में रहते हैं जैसे बर्ड्स हो गए या रेप्टाइल्स हो गए, वो आपको यूरिकोटेलिक मिलेंगे। तो पहला पॉइंट देख लीजिए, लिखा हुआ है प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, यूरिकोटेलिज्म कहेंगे, और एनिमल्स को यूरिकोटेलिक कह देते हैं। और ये यूरिक एसिड क्या है, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है, तो यहां पे पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है एक्सक्रीशन करने के लिए। इनमें कौन कौन से एनिमल आ रहे हैं, देखिए इंसेक्ट आ रहे हैं, कुछ लैंड क्रस्टेशियंस आ जाते हैं। क्रस्टेशियन याद रखना ऑर्थ्रोपोड्स की ही एक क्लास है, तो अगर इंसेक्ट्स हैं तो उन्हीं की क्लास है क्रस्टेशियन, और जैसे लैंड स्नेल हो गए और टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल और बर्ड्स हो गए। जो भी रेप्टाइल टेरेस्ट्री पे रहता है वो सब के सब यूरिकोटेलिक हैं। और ध्यान रखना यहाँ पे ये अपने यूरिन को पैलेट या पेस्ट की फॉर्म में रिलीज करेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अगली बात कर लेते हैं कि अलग अलग एनिमल्स के अंदर कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो ध्यान रखना है आपको बेटा, ये भी पूछा जाता है। हालांकि इस चैप्टर मतलब ये जो बात है ये एनिमल किंगडम जब मैंने पढ़ाई थी उस दौरान भी बताई थी। तो शुरुआत हम लोग करते हैं सबसे पहले फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रीडिया। बेटा जितने भी प्लेटीहेल्मिन्थीज हैं, मतलब अगर आप एनिमल किंगडम में सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो सबसे पहली जो फाइलम जिसके पास में कोई एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है तो वो प्लेटीहेल्मिन्थीज है। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स को ये फ्लेम जैसी दिखती हैं, शेप इनकी क्या होती है, फ्लेम जैसी दिखती है, इसलिए इन्हें फ्लेम सेल कहा गया है। रोटिफर्स, कुछ एनालिड्स और सिफेलोकॉर्डेट्स हमारे सारे के सारे प्रोटोनेफ्रीडिया कंटेन करके चलते हैं। उसके अलावा नेफ्रीडिया आपको देखने के लिए मिलेगा सारे के सारे एनालिड्स के अंदर, और उसके बाद मालपीजियन ट्यूब्यूल सारे इंसेक्ट्स के अंदर मिलेगा, या मालपीजियन बॉडी आप कह सकते हो इन्हें। और एंटीनरी ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड आपको देखने के लिए मिलती हैं क्रस्टेशियन में। क्रस्टेशियन मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं, ऑर्थ्रोपोड्स की एक क्लास है, जैसे प्राउंस है। इन्हें एंटीनरी ग्लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो ओपनिंग होती है वो एंटीना के पास होगी। और सबसे डेवलप्ड अगर कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन है तो बेटा वो है किडनी, जो सारे हायर एनिमल्स में आपको मिलता है। ठीक है, सारे हायर एनिमल्स में आपको किडनी मिलेगी। अब ये तो बात रही एक्सक्रीटरी ऑर्गन की, ये भी एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए। अगर ये एग्जांपल्स आपको याद नहीं है तो आपको क्वेश्चन बनाने में बड़ी डिफिकल्टी होगी।
ठीक है, याद रखना क्या, प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल प्लेटीहेल्मिन्थीज में, रोटिफर्स के अंदर, आपके सिफेलोकॉर्डेट और कुछ एनालिड्स के अंदर मिलता है। नेफ्रिडिया आपको किसके अंदर मिलेगा, एनालिड्स के अंदर मिलेगा। मालपीजियन ट्यूब्यूल किसमें मिलेगा, इंसेक्ट्स के अंदर मिलेगा। एंटीनरी ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड किसके अंदर मिलेगा, कुछ क्रस्टेशियन में मिलेगा जैसे प्राउन। और किडनी आपको किसमें, जितने भी हायर एनिमल्स है सब में आपको किडनी मिलती है। तो ये एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। अब अगली बात हम लोग कर लेते हैं कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आपको पढ़ना है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर आपको बेटा एक पेयर किडनी पढ़नी है, एक पेयर यूरेटर पढ़ने हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर पढ़ना है और एक यूरेथ्रा को पढ़ना है। तो यहां पे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में 1 पेयर किडनी है, 1 पेयर यूरेटर है, 1 यूरिनरी ब्लैडर है एंड सिंगल यूरेथ्रा आपको देखने के लिए मिलता है। और बेटा अगली बात यह है कि किडनी क्या होती है और इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो बेटा किडनी एक रेडिश ब्राउन कलर का ऑर्गन है, ऐसा रेडिश ब्राउन कलर का ऑर्गन है जो बेसिकली प्रेजेंट होता है रेट्रोपेरिटोनियल पोजीशन में। और इसकी एग्जैक्ट पोजीशन बताई जाए तो हमारा जो लास्ट थोरैसिक 3rd लंबर वर्टिब्रा है वहां पे ये प्रेजेंट होता है। और रेट्रोपेरिटोनियल क्या कैसे कहा जाता है, देखिए ये पेरिटोनियल कैविटी है, तो इस पेरिटोनियल कैविटी के पीछे की साइड में ये प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इसे रेट्रोपेरिटोनियल कहते हैं। और हमारे जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, उस वर्टिब्रल कॉलम में जो लास्ट थोरैसिक है उसकी 3rd लंबर वर्टिब्रा के पास में इसकी पोजीशन होती है ना। और ये शेप में कैसी होती है, तो बेटा ये बीन शेप्ड होती है। कैसे कलर की होती है, तो रेडिश ब्राउन कलर की होती है। और बेटा इसको इनक्लोज करने के लिए 3 लेयर का टफ फाइबरस कैप्सूल होता है। और दूसरी बात, इसकी लेंथ की बात करी जाए तो 10 to 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। इसकी अगर विड्थ की बात करी जाए तो 5 to 7 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है। और अगर मैं इसकी थिकनेस की बात करूं तो बेटा 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस मिलती है। और इसका जो एवरेज वेट है वो मेल टू फीमेल वेरी करता है। एवरेज वेट जनरली 120 to 170 ग्राम होता है, लेकिन मेल के अंदर अप्रोक्सीमेटली इसका जो एवरेज वेट कल देखा गया है तो वो 150 ग्राम्स के अप्रोक्सीमेट होता है और फीमेल्स में 135 ग्राम्स होगा। ठीक है जी, तो ये तो रही बात स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की। अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि किडनी के अंदर क्या इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। तो बेटा ध्यान रखना है कि किडनी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। किडनी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलता है, ये रही किडनी। ठीक है जी, तो इस किडनी में यहां पे एक ओपनिंग होती है जिससे यूरेटर, रीनल आर्टरी और रीनल वेन किसी किडनी में एंटर कर सकते हैं। और जिस जगह से इन यूरेटर की एंट्री होगी, जिस जगह से यूरेटर की एंट्री होगी उस जगह को हम लोग कहते हैं हिलम। ठीक है जी, तो यहां पे लिखा हुआ है कि कॉनकेव साइड किडनी के हमारी एक ओपनिंग है जिसे हिलम या हिलस कह दिया जाता है। तो ये जो पॉइंट है ये हिलम है। हिलम से आप देख पा रहे हो तो यूरेटर एंटर कर रहा है और उसके अलावा बेटा रीनल वेन और रीनल आर्टरी एंटर करते हैं। ठीक है जी, और उसके अलावा उस जगह से कुछ नर्व और लिम्फेटिक डक्ट्स भी एंटर कर जाती हैं। ठीक है, अब यहां पे होता क्या है, जब ये किडनी में आगे जाएगा तो ये ही यूरेटर का जो पार्ट है उसे हम रीनल पेल्विस कहने लग जाते हैं। हम उसे क्या कहने लग जाते हैं, रीनल पेल्विस कहने लग जाते हैं। और रीनल पेल्विस के बाद में यहां पे इस तरीके से रीनल पेल्विस से आगे वाले रीजन में अगर मैं बात करूं तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, इस तरीके से ये रीनल पेल्विस फैलेगा, इस तरीके से ये रीनल पेल्विस फैलेगा। और यहां पे हमारे पहले मेजर कैलिक्स होगा और उसी मेजर कैलिक्स से कुछ माइनर कैलिक्सेस निकलते हैं।
इस तरीके से मेजर कैलिक्स होगा और उस मेजर कैलिक्स से माइनर कैलिक्स निकलता है, ठीक है, माइनर कैलिक्स निकलेगा। इस तरीके से मेजर कैलिक्स है और इससे माइनर कैलिक्स निकलेगा ऐसे, ठीक है। तो ये रीनल पेल्विस है, इससे मेजर और माइनर जो है कैलिक्सेस निकल रहे हैं। और ये जो मेजर और माइनर कैलिक्सेस होंगे बेटा, ये जाके मर्ज जहाँ पे होंगे, ये इस तरीके से रीनल पिरामिड्स होते हैं, ये इस तरीके से रीनल पिरामिड्स होते हैं, ठीक है। इन रीनल पिरामिड्स के अंदर जाके ये मर्ज कर जाते हैं। इस तरीके से शेप होगी रीनल पिरामिड्स की, ठीक है। रीनल पिरामिड्स इस तरीके से देखने के लिए आपको मिलेंगे बेटा, दीज आर द रीनल पिरामिड्स। और यहाँ पे ये वाली जो जगह थी, इसे तो मैंने कह दिया क्या, रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस। और यहाँ रीनल पेल्विस के आगे जो जा रहा था, इसे मैं कह रहा हूँ मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स। और मेजर कैलिक्स के आगे वाला जो रीजन है, इसे मैं कहूँगा माइनर कैलिक्स। और माइनर कैलिक्स कहाँ पे जाके मर्ज कर गया, माइनर कैलिक्स इस रीनल पिरामिड के अंदर मर्ज कर जाता है। ये माइनर कैलिक्स किस में मर्ज कर गया, ये जो पार्ट है जिन्हें मैं कह रहा हूँ रीनल पिरामिड्स, रीनल पिरामिड्स। और बेटे आपको ध्यान एक बात का और रखना है, इन पिरामिड्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम रीनल कॉलम कह देते हैं, उसे हम रीनल कॉलम कह देते हैं, या हम उसे कॉलम ऑफ बर्टीनी कहेंगे, रीनल कॉलम कहेंगे या कॉलम ऑफ बर्टीनी कह देते हैं। और इनके जो एपेक्सेस होते हैं, मतलब यहाँ पे जो टिप है इसकी, इसे रीनल पैपिले कहा जाता है, ठीक है जी। हम इसे रीनल पैपिले कह देते हैं इनके एपेक्सेस को। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बेटा आपको देखने के लिए मिलेगा, इनका, हमारे किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर का। तो आइए बात कर लेते हैं आगे की। तो देखिए यहाँ पे ये इंटरनल स्ट्रक्चर आपको दिखाया हुआ है। तो ये बताया कि जो कॉन्केव साइड है उस पे हिलम था, है ना, जिससे ब्लड वेसल, नर्व, ये सारी चीजें, यूरेटर सब एंटर कर रहा था। तो यहाँ पे ये हिलम आगे चल के क्या बना रहा है, ये रीनल पेल्विस वाले रीजन को बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो रीजन है रीनल पेल्विस, ये देखिए कैलिक्सिस के अंदर जा रहा है। अब कैलिक्सिस भी दो हैं, एक तो है रीनल पेल्विस के जस्ट आगे वाला जिसे मेजर कैलिक्स कह दिया गया, और मेजर कैलिक्स फिर ब्रांचेस में बट रहा है जिसे माइनर कैलिक्स कह रहे हैं। और माइनर कैलिक्स की टिप पे आपको देखने के लिए मिलेंगे क्या, हमारे पिरामिड्स। अब मैंने आपको एक बात ये नहीं बताई कि जो किडनी होती है उनको दो हिस्सों में बांट दिया गया है। बीच वाले रीजन को हम लोग मेडुला कह देते हैं और आउटर रीजन को हम कॉर्टेक्स कह देते हैं। तो यहाँ पे जो पिरामिड्स हैं उन्हें मेडुलरी पिरामिड कह दिया गया, और मेडुलरी पिरामिड्स के बाहर वाला जितना भी रीजन है वो सब कॉर्टेक्स के अंदर काउंट किया जाता है बेटा। और ये जो किडनी को कवर करके रख रहा है उसे हम रीनल कैप्सूल कह देते हैं, और यहाँ से रीनल आर्टरीज ये सब एंटर करती हैं बेटा, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगली बात कही गई है कि किडनी के अंदर बाहर वाला रीजन क्या है, कॉर्टेक्स वाला है, अंदर वाला रीजन मेडुला वाला है। मेडुला वाले रीजन में कॉनिकल प्रोजेक्शंस हैं जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, मेडुलरी पिरामिड्स कह दे रहे हैं, ठीक है। और मेडुलरी पिरामिड्स बेटा कहां से प्रोजेक्ट हो रहे हैं, इन कैलिक्सिस के आगे ये मेडुलरी पिरामिड्स लगे होते हैं। फिर अगली बात यहां पे की गई है क्या, कि कॉर्टेक्स में जो एक्सटेंड हुए हैं मेडुलरी पिरामिड्स, उनके बीच में जो गैप है उसे क्या कह दिया गया है, रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टीनी कह देते हैं। जो इनिशियल डायग्राम मैंने आपको दिखाया था उसी को यहां पे एक्सप्लेन किया गया है। तो ये तो रही बात बेटा आपके किडनी की। अब किडनी के अंदर क्या क्या पार्ट हो सकता है हम उसकी बात कर लेते हैं। तो किडनी के अंदर बेटा सबसे बेसिक यूनिट होती है, उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। हमारी दोनों किडनीज को मिला के बेटा मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन हमारी दोनों किडनी में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि हर एक किडनी में 1 मिलियन ट्यूबुलर नेफ्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। एक किडनी में 1 मिलियन है, दूसरी किडनी में 1 मिलियन है, तो 2 मिलियन नेफ्रॉन हमारे पास में प्रेजेंट है बेटा। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है नेफ्रॉन का, उसे ध्यान से समझिएगा। देखिए मैं आपके सामने क्या कर रहा हूं, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर दे रहा हूं, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, तो ध्यान से समझिएगा बेटा। देखिए यहां पे क्या होता है, नेफ्रॉन में
इस तरीके से हमारी एफरेंट आर्ट्रियोल आता है। आर्ट्रियोल कैसे बनता है? आर्टरीज जब डिवाइड करती हैं तो आर्ट्रियोल फॉर्म करते हैं, और आर्ट्रियोल जब डिवाइड कर जाते हैं तो हमारी कैपिलरीज बन जाती हैं, और कैपिलरी के उसी ग्रुप को हम ग्लोमेरुलस कह देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एफरेंट आर्ट्रियोल आ रहा है, और एफरेंट आर्ट्रियोल इस तरीके से एफरेंट आर्ट्रियोल क्या करता है बेटा, एक टफ्ट ऑफ कैपिलरी की फॉर्मेशन करवा देता है, और उस टफ्ट ऑफ कैपिलरी को हम बीच वाले रीजन को ग्लोमेरुलस कह देते हैं। हम इस रीजन को ग्लोमेरुलस कह देते हैं बेटा, ठीक है। दिस टफ्ट ऑफ कैपिलरी रीजन इज नोन एज ग्लोमेरुलस। इस वाले पार्ट को मैं क्या कह रहा हूं, ग्लोमेरुलस कह दे रहा हूं, ठीक है। और जो आर्टरी आ रही थी बड़े साइज की थी, या आर्ट्रियोल जो आ रहा था, उसे मैं एफरेंट आर्ट्रियोल कहूंगा, इसे मैं एफरेंट आर्टेरियोल कहूंगा, और जो जा रहा है उसे मैं इफरेंट आर्ट्रियोल कहता हूं। और बेटा ध्यान रखना कि ये जो एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल हैं, इनका जो ल्यूमन है, इसका जो डायमीटर है, यही मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है यहाँ पे प्रेशर फॉर्मेशन के लिए, या यूरिन फॉर्मेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है। मतलब यहाँ से ज़्यादा ब्लड आएगा, यहाँ से कम ब्लड निकलेगा, तो ज़्यादा ब्लड यहाँ पे रिटेन करेगा, जिसकी वजह से बीच वाले रीजन में डबल ब्लड प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और इसके जस्ट नीचे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये तो ग्लोमेरुलस हो गया। ग्लोमेरुलस क्या है? टफ्ट ऑफ कैपिलरी। ये बीच में एक आर्ट्रियोल टूट के कैपिलरीज का जो गुच्छा बना है, इसी को हम ग्लोमेरुलस कहेंगे। अब ग्लोमेरुलस के नीचे क्या प्रेजेंट होगा बेटा? ग्लोमेरुलस के नीचे प्रेजेंट होगा इस तरीके से, जिसे मैं कहूंगा आपका बोमन्स कैप्सूल, ठीक है जी। जो यहाँ पे इसके नीचे प्रेजेंट है वो क्या रीजन है? इसे बेटा बोमन्स कैप्सूल कहते हैं, इसे हम बोमन्स कैप्सूल कहेंगे, ठीक है जी, बोमन्स कैप्सूल। और बोमन कैप्सूल के बाद में हमारा क्या शुरू हो जाता है? रीनल आर्टरी वाला, सॉरी रीनल आर्टरी कह रहा हूं, रीनल टिब्यूल वाला रीजन शुरू हो जाता है। और रीनल टिब्यूल में आपको क्या मिलेगा? शुरुआत वाले रीजन में कुछ इस तरीके से कॉन्वोल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है, कॉन्वोल्यूशंस मिलेंगे। और ये कॉन्वोल्यूशंस जो कि हमारे बोमन कैप्सूल के पास होंगे, उन्हें हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल कह देते हैं। और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल से के बाद में जो ये यू शेप या हेयरपिन शेप स्ट्रक्चर बनता है, इसी को कह दिया जाता है लूप ऑफ हेनले। और लूप ऑफ हेनले से जो आगे वाला रीजन बनेगा, उस रीजन को हम लोग नाम देते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। देखिए दो पोजीशन होती है, पास में है तो प्रॉक्सिमल, दूर है तो डिस्टल। बोमन कैप्सूल के पास में है तो प्रॉक्सिमल, दूर है तो डिस्टल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये वाला जो रीजन है, इसे हम कहेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। और ये जो पूरा रीजन है, दिस होल रीजन is known as loop of Henle. This whole region is known as loop of Henle. And बेटा यहाँ पे ये जो नीचे आर्म जा रही है, इसे हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ, या डिसेंडिंग आर्म कह सकते हो आप, ऑफ लूप ऑफ हेनले, है ना। और जो ऊपर की तरफ जा रही है, इसे कहेंगे आप असेंडिंग लिम्ब। जो ऊपर जा रही है उसे कहेंगे असेंडिंग लिम्ब या आर्म ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब या आर्म ऑफ लूप ऑफ हेनले। और बेटा ये जो रीजन है, इसे कहा जाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। और जाके जिसमें ये मर्ज करती है, उसे हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट,
ठीक है जी बेटा। अब आपको ध्यान रखना है इस प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर आपको सबसे ज्यादा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स मिलती हैं जो यहाँ पे ब्रश बॉर्डर की फॉर्मेशन करा देंगी, जो यहाँ पे ब्रश बॉर्डर बना देती हैं। तो ये बहुत ज्यादा अमाउंट में ब्रश बॉर्डर्स मिलते हैं जो बेसिकली रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं बेटा, और ये माइक्रोविलाई जैसे दिखते में होते हैं, है ना। और ज्यादा अबंडेंटली ये ब्रश बॉर्डर आपको कहां मिलेंगे, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मिलेंगे, जो क्या करेंगे, सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे। और बने किससे होते हैं, तो बेटा ये बने होते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से, क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। और ऐसे ही कुछ ब्रश बॉर्डर्स आपको थोड़े बहुत डीसीटी वाले रीजन में भी मिलते हैं। आपको यही ब्रश बॉर्डर्स थोड़े बहुत किसमें मिलेंगे, डीसीटी वाले रीजन में भी मिलते हैं, क्योंकि ये वाला रीजन भी थोड़े बहुत वाटर को और आयंस को एब्जॉर्ब कर सकता है। अब ध्यान एक बात का और रखना कि ये जो इफरेंट आर्टरियोल था, ये इफरेंट आर्टरियोल वापस इस तरीके से घूम के आ जाता है, इस तरीके से घूम के आ जाता है। और ये जब घूम के आता है तो इसे हम लोग पेरिट्यूबुलर कैपिलरी कह देते हैं। इफरेंट आर्टरियोल फिर से घूम के आ जाता है तो इसे वासा रेक्टा कह लीजिए या इसे पेरिट्यूबुलर कैपिलरी कह लीजिए। तो यहाँ पे ये बन जाता है वासा रेक्टा, वासा रेक्टा, या हम इसे दूसरा नाम क्या दे रहे हैं, इसे मैं दूसरा नाम दे रहा हूं पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक है बेटा, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हम इसे नाम दे रहे हैं। तो ये तो रही बात इसके नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में मैंने आपको क्या क्या बताया, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने नेफ्रॉन को बताया कि नेफ्रॉन को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। ऊपर वाला हिस्से को हम लोग कहते हैं रीनल कॉर्पुसेल, ठीक है, रीनल कॉर्पुसेल या मालपीजियन बॉडी कह सकते हो। इसमें दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा होता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के अंदर जो आ रही होती है आर्टरी उसे हम लोग कह देते हैं एफरेंट आर्टीरियोल, और दूसरे वाले को हम कह देते हैं इफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टीरियोल। और यही इफरेंट आर्टरियोल आगे चल के क्या बनाएगी, वासा रेक्टा, या दूसरा इसमें हिस्सा होगा जिसे हम लोग कहते हैं बोमन्स कैप्सूल। बेटा इसमें जो दूसरा हिस्सा होगा उसे हम कहेंगे बोमन्स कैप्सूल, ठीक है, बोमन कैप्सूल। उसके अलावा इसमें एक पार्ट होता है जिसे कहा जाएगा रीनल टिब्यूल। अब रीनल टिब्यूल हमारी कौन कौन सी होती हैं, तो शुरुआत करते बोमन कैप्सूल से नीचे। सबसे पहला आ जाएगा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। दूसरा हिस्सा होगा हमारा लूप ऑफ हेनले का। लूप ऑफ हेनले में भी दो रीजन हो जाएंगे, एक हो जाएगी डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब, और दूसरी हो जाएगी बेटा असेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब। उसके अलावा फिर आ जाएगा हमारा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। फिर अगला रीजन आ जाएगा हमारा क्या, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। और उसके अलावा लास्ट पार्ट होगा जिसे हम कहेंगे कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो ये सारे के सारे पार्ट्स हैं जो आपको किसी नेफ्रॉन के अंदर देखने के लिए मिलेंगे बेटा। अब वापस आ जाते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर, ठीक है, वापस आ जाते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या बात कर ली बेटा, हम लोगों ने अभी बात की कि नेफ्रॉन क्या होता है। नेफ्रॉन किसी किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। किसी भी किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन होती हैं, तो नेफ्रॉन्स को बोला गया स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी की। और इसमें दो हिस्से हैं, ग्लोमेरुलस और रीनल टिब्यूल वाला, ठीक है बेटा। अब ध्यान से सुनिएगा, ग्लोमेरुलस को बोला गया कि ग्लोमेरुलस क्या है, टप टॉप कैपिलरी है,
जो किसने फॉर्म किया, एफरेंट आर्टरियोल जो आ रहा था, ठीक है, और उसमें और वो एफरेंट आर्टरियोल क्या है, रीनल आर्टरी जो एंटर करी थी उसी की एक ब्रांच है ये एफरेंट आर्टरियोल। और दूसरा इन्होंने बताया जो ग्लोमेरुलस से ब्लड को दूर लेके जाएगा वो इफरेंट आर्टरियोल है, ठीक है जी। तो एफरेंट आर्टरियोल ये आया, इफरेंट आर्टरियोल बाहर जा रहा है, और जो आगे चल के इसने बहुत सारी कैपिलरीज बनाई उसे ग्लोमेरुलस कह दिया गया, और नीचे वाला हिस्सा है बोमन कैप्सूल, ठीक है जी। तो आगे बात कर लेते हैं रीनल टिब्यूल की। तो रीनल टिब्यूल में शुरुआत की गई है कि यहाँ पे बोमन कैप्सूल सबसे पहले आएगा, जो एक कप शेप स्ट्रक्चर है जो ग्लोमेरुलस को चारों तरफ से घेर करके रखता है या इनक्लोज करके रखता है, और इसी को ग्लोमेरुलस को प्लस बोमन कैप्सूल को दोनों को मिला के रीनल कॉर्पोसेल या मालपीजियन बॉडी कह देते, मैंने अभी उसमें बताया था आपको, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होगा, रीनल टिब्यूल शुरू हो जाएंगी। बोमन कैप्सूल के जस्ट नीचे वाला पार्ट शुरू होगा जिसे हम लोग प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल कह देंगे, ठीक है। ट्यूब्यूल कंटिन्यूज विद प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। उसके बाद में आ जाएगा कौन सा, लूप ऑफ हेनले वाला रीजन। लूप ऑफ हेनले के बाद में दूर जो हिस्सा होगा उसे हम कह देंगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ठीक है जी। और जो लूप ऑफ हेनले है या हेनले लूप है वो एक हेयर पिन जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें दो लिम्ब है, नीचे वाली डिसेंडिंग, ऊपर वाली असेंडिंग, और डीसीटी ले जाके जब जहां पे मर्ज करेगी उसे कलेक्टिंग डक्ट कह देते हैं, ठीक है जी। तो यहां पे देख लीजिए एक बार स्ट्रक्चर, ये बोमन कैप्सूल है, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। अच्छा एक बात और है, जब बेटा जो हमारी लूप ऑफ हेनले होती है तो लूप ऑफ हेनले का ऊपर वाला सेगमेंट हमारा थोड़ा थिक होता है और बीच वाला रीजन थोड़ा थिन होता है। मतलब इसको आप डायग्राम से समझिएगा, डायग्राम से इस बात को समझिएगा कि जैसे यहां से ये आ रहा है आपका बोमन कैप्सूल, फिर पीसीटी हो गया, पीसीटी के बाद में जब लूप ऑफ हेनले शुरू होगा तो लूप ऑफ हेनले शुरुआत में तो थिक होता है, बाद में इस तरीके से ये थोड़ा पतला हो जाता है। तो पतला जब हो जाता है तो उसे हम लोग कह देते हैं थिन सेगमेंट बेटा, ऊपर वाले को कह देते हैं हम लोग थिक सेगमेंट। देखिए ये थोड़ा पतला हो गया, फिर ये ऊपर फिर मोटा हो जाएगा आके, फिर थिक हो जाएगा, तो हम लोग ये वाला हो जाता है थिक सेगमेंट, इसे कह देते हैं थिक सेगमेंट, ठीक है बेटे। ये हो जाता है हमारा कौन सा, थिन सेगमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ये लूप ऑफ हेनले का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है जी। लूप ऑफ हेनले का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। अब अगली बात ये करी गई है कि जो कलेक्टिंग डक्ट होती है वो एक्सटेंड करती है कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ, ठीक है जी, और ये आके ओपन हो जाती है किस वाले रीजन में, रीनल पेल्विस वाले रीजन में। तो आप देखिए ध्यान से समझिएगा, ये वाला रीजन था जिसमें हमारी ये जो हमारी नेफ्रॉन है लगी हुई थी, और कलेक्टिंग डक्ट इतनी बड़ी है कि पहले वो कॉर्टेक्स में थी लेकिन वो मेडुला में आ जाती है, और आने के बाद में वो रीनल कैलिक्स के थ्रू, जो माइनर या मेजर कैलिक्स है उसके थ्रू आते हुए रीनल पेल्विस वाले रीजन में जो है वो मर्ज कर जाती है, और रीनल पेल्विस से फिर वो यूरेटर के अंदर आ जाएगा। मतलब जो भी यूरिन यहाँ पे बनेगा किसमें, इस मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर जिसमें वो नेफ्रॉन प्रेजेंट थी, वो यूरिन कहाँ से आ जाएगा, कॉर्टेक्स से इस तरीके से मेडुला में आएगा, ठीक है बेटा। ध्यान से सुनना मेरी बात आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मेडुला में आएगा और मेडुला वाले रीजन में ये रीनल पिरामिड्स हैं या मेडुलरी पिरामिड्स हैं, और वहाँ से ये किस में आ जाएगा, मेजर कैलिक्स, पहले माइनर कैलिक्स में, फिर मेजर कैलिक्स में, फिर रेनल पेल्विस में, और फिर यूरेटर के अंदर। तो ये क्या कह रहे हैं कि कलेक्टिंग डक्ट एक्सटेंड हो रही है, कहाँ से एक्सटेंड हो रही है, किस जगह से, कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ, और वो जाके ओपन हो जाती है रीनल पेल्विस में, किसके थ्रू, मेडुलरी पिरामिड्स के थ्रू इन द कैलिक्सेस, ठीक है जी। और ध्यान रखना मालपीजियन बॉडी, पीसीटी और डीसीटी, मतलब कहने का ये है कि जैसे आप किडनी को थोड़ा सा मैं ऐसे करके बना दे रहा हूं, ये बीन शेप किडनी है, ये बीच वाला रीजन मेडुला और बाहर वाला कॉर्टेक्स। अब यहां पे इस तरीके से बोमन कैप्सूल, ये पीसीटी, लूप ऑफ हेनले ऐसे आया और फिर डीसीटी वापस चली गई, और फिर यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट फिर मेडुला में आ गई। तो जो हमारा बोमन कैप्सूल है, ठीक है जी, बोमन कैप्सूल है, चाहे हमारा पीसीटी क्यों ना हो और चाहे डीसीटी क्यों ना हो,
ये सब कॉर्टेक्स में है, मेडुला में नहीं होता है। लूप ऑफ हेनले वाला रीजन जो है देखो ये कन्वर्ज हो रहा है और मेडुला के अंदर आएगा, तो लूप ऑफ हेनले आपको मेडुला में मिलेगा बेटा, ठीक है जी। लूप ऑफ हेनले आपको कहां पे मिलेगा, मेडुला वाले रीजन में मिलेगा। तो ये तो रही बात बेटा किसकी, आपके नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की। अब अगली बात ये है कि जो एफरेंट आर्टरियोल था, वो एफरेंट आर्टरियोल क्या करता है बेटा, वो आके ग्लोमेरुलस बनाएगा और फिर उस ग्लोमेरुलस से आगे क्या बनेगा, इफरेंट आर्टरियोल, और वो इफरेंट आर्टरियोल आगे चल के चारों तरफ से ऐसे नेटवर्क बना लेता है जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी कहलाती हैं, या उन्हें हम वासा रेक्टा कह देते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि जो इफरेंट आर्टरियोल था, जो जा रहा था ब्लड को दूर लेके, वो बेटा ग्लोमेरुलस से मर्ज किया और उसने वहां पे एक फाइन कैपिलरी का नेटवर्क बनाया जिसे पेरिट्यूबुलर कैपिलरी कह दिया गया। और उन जो ट्यूबुलर कैपिलरीज हैं, इन्होंने क्या किया, इस रीनल ट्यूब्यूल को चारों तरफ से सराउंड कर लिया और माइन्यूट वेसल्स ऑफ दिस नेटवर्क रन पैरेलल टू द हेनले लूप फॉर्मिंग यू शेप वासा रेक्टा। मतलब ये जो कैपिलरीज थी जो इस यू शेप वासा रेक्टा, इसके लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ सराउंड करती हैं, तो ये यू शेप अगर हमारा लूप ऑफ हेनले है तो उसके चारों तरफ एक यू शेप हमारी वासा रेक्टा का भी नेटवर्क बन जाता है, और ये हमारी कैपिलरीज हैं। अब उसके अलावा हमारी नेफ्रॉन को कैटेगराइज किया गया है। अब ध्यान देना, दो तरीके की नेफ्रॉन है। एक होती है कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो हमारे अंदर सबसे ज्यादा है 85%, और दूसरी होती है जिन्हें कहा जाता है जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन जो 15% होती है। दोनों में अंतर क्या है, बहुत छोटा सा अंतर है बेटा, ध्यान से समझिएगा। देखिए दोनों नेफ्रॉन के बीच में डिफरेंस आपको समझा दिया जाए। देखिए होगा क्या कि ये किडनी मैंने आपके सामने बना दी है इस तरीके से, और ये एक किडनी और बना दी है। अब दोनों में डिफरेंस समझिएगा, दोनों के मैंने रीजन्स को बांट दिया, ये मेडुला, ये कॉर्टेक्स, ये मेडुला, ये कॉर्टेक्स। अब मैं अगर बात करूं कॉर्टिकल नेफ्रॉन की, अगर मैं बात करूं कॉर्टिकल नेफ्रॉन की, तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में क्या होगा बेटा, जो नेफ्रॉन होंगी उनका ज्यादातर हिस्सा जो होगा वो कॉर्टेक्स वाले रीजन में होगा। केवल एक छोटा सा हिस्सा लूप ऑफ हेनले का वापस आएगा और फिर वो कॉर्टेक्स में चली जाएगी। मतलब मैंने बोला कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन वो होती हैं जिनका हेनले लूप बहुत छोटा होता है और वो एक्सटेंड करता है बहुत लिटिल, बहुत कम इनटू द मेडुला, और इनके अंदर वासा रेक्टा या तो नहीं होती, अगर होंगी तो वो हाईली रिड्यूस्ड होती हैं। अगर वो होंगी तो हाईली रिड्यूस्ड है, और ये छोटा सा लूप ऑफ हेनले मेडुला में आएगा, बाकी ज्यादातर पार्ट इनका किसमें होता है, कॉर्टेक्स वाले रीजन में होगा। लेकिन अगर इन्हीं के कॉन्ट्रास्टिंगली बात करूं मैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की, तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन वो होती है बेटा, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन वो होती है, ध्यान से समझना, जिनका लॉन्ग लूप ऑफ हेनले मेडुला के अंदर आता हो और फिर वापस जाके कॉर्टेक्स में चला जाए। ठीक है, तो आप देखिए इसमें एक छोटा सा हिस्सा मेडुला में आया, इसमें एक बड़ा सा पार्ट लूप ऑफ हेनले का आया, और ऐसी नेफ्रॉन को हम जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कह देते हैं। ये 15% होंगी, और बेटा इनका हेनले लूप बहुत लॉन्गर होगा, डीपर इनटू द मेडुला आएगा, और इनके चारों तरफ वासा रेक्टा आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो ये कॉर्टिकल है, और बेटा ये होती हैं हमारी जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है जी, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो ये तो बात रही आपकी नेफ्रॉन के टाइप की। अब आगे की बेटा हम बात कर लेते हैं, ठीक है।